नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। चेहरे अलग, झंडे अलग, कस्में, वादे और इरादे भी अलग। सियासत वो तिलिस्म है जहां अपना दबदबा कायम रखने के लिए साम दाम दंड भेद हर वो तरीका आजमाया जाता है जो नेताओं को पहुंचा सके सत्ता के करीब। लेकिन बिहार चुनाव में इससे भी ज्यादा हो रहा है, फिर चाहे देश की साख बचे या फिर जाए। जी हां, जैसे जैसे बिहार चुनाव अपने अवसान की ओर बढ़ रहे हैं, इसकी फिजा में राजनीति का रंग चटक हो गया है। बयान आरोप में बदलकर अब बेतुके बयानों की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं। चुनावी मैदान में डटे एनडीए और महागठबंधन की ओर से बदजुबानी ने देश के माहौल को बिगाड़ कर रख दिया है। बदजुबानी, अपशब्द और बेतुके बोल ही बिहार चुनाव का सार हैं। चुनाव के दौरान हर नेता सारी मर्यादाएं भूल चुका है। सत्ता का सुख पाने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिससे देश का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री खुद मर्यादाएं तोड़ने से अछूते नहीं हैं। शुरुआत में लगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा होगा, लेकिन समय की सीढ़ी जैसे जैसे आगे सरकी, विकास के मुद्दे बैकसीट पर चले गए और आगे आ गई बदजुबानी, बेतुके बयान। बिहार के इस संग्राम में जातीय समीकरण की कितनी अहमियत है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि बक्सर की रैली में जैसे ही मोदी ने अपने आप को पिछड़ी जाति का बताकर जाति कार्ड खेला, वैसे ही लालू ने मोदी पर व्यंग कसा कि उनकी जाति का किसी को पता ही नहीं। चुनाव में बेसिर पैर के बोल इस कदर हावी हैं कि कभी लालू पंखा गिरने के हादसे को आरएसएस बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं, तो मोदी कह देते हैं कि ये गरीबों का अपमान है। बिहार चुनाव में बीफ मुद्दा भी सिर चढ़कर बोला, जबकि बीफ का बिहार से कोई लेना देना है ही नहीं। कभी लालू कहते हैं कि उनके अंदर शैतान घुस गया है, तो मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि शैतान को लालू का एड्रेस कहां से मिला। अब जब मोदी के मुंह से शैतान शब्द निकला तो लालू बिफर पड़े और मोदी को ब्रह्म पिशाच कह डाला। बिहार चुनाव में जुबानी जंग यहीं खत्म नहीं हुई। सीएम नीतीश कुमार का एक तांत्रिक के साथ वीडियो आने पर लालू ने कहा कि वो खुद सबसे बड़े तांत्रिक हैं। पीएम मोदी ने मौका लपका और आरजेडी को राष्ट्रीय जादू टोना पार्टी बताते हुए रैलियों में जमकर लालू का मजाक उड़ाया। वैसे ये तो तय है कि चुनाव खत्म होने तक कई और तरह के बयान सामने आएंगे, जिससे राजनीति की मर्यादाएं टूटेंगी। बहरहाल चुनाव की इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में सारे आदर्श और सारे सिद्धांत भुला दिए गए हैं और सभी दल बाजी मारने के लिए हर पैंतरा आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हां, क्या कहेगा बिहार का चुनावी रण? ये तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन इसके अलावा कई सवाल भी मौजूद हैं इस चुनाव से जुड़े हुए। इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे हमारे प्रोग्राम न्यूज लाइन में, और जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं चर्चा के लिए मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। साथ ही हमारे साथ में मौजूद हैं संजीव निगम, नेता आप। इसी के साथ हमारे साथ संदीप द्विवेदी, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, और पुष्परंजन, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ बीएस दुबे, नेता कांग्रेस भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्परंजन जी, कैसे देख रहे हैं पहले तो बिहार के ये इस चुनाव को, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, नतीजे भी आ ही जाएंगे अब बहुत जल्द। बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है, वहीं महागठबंधन कहता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगी और वो जीतकर सत्ता में काबिज होंगे। क्या कहता है बिहार का चुनावी रण? नहीं, इसको एकदम चरम पे, जो युद्ध का जो चरम होता है उस दृश्य की तरफ धीरे धीरे पहुंच चुके हैं हम लोग। बिहार में अक्सर आपने चुनाव का अगर आंकड़ा देखें तो हर बड़े चुनाव में, पिछले मतलब माजी की मैं बात कर रहा हूँ, अतीत की बात कर रहा हूँ, तो चुनावों में हत्याएं खूब होती थी, हिंसा काफी, लेकिन इस बार चरित्र हत्या सबसे ज्यादा हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल।
कहीं न कहीं से किसी के भी कैरेक्टर पे उंगली उठाइए, किसी के जाति का मुद्दा उठाइए, कुछ भी बोलिए, कोई भी अपशब्द बोलिए, तो ये कैरेक्टर एसेसिनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। और चुनाव आयोग बिल्कुल मूक दर्शक, ज्यादा से ज्यादा अपनी रस्म अदायगी के तौर पे एक नोटिस जैसा पकड़ा दिया या एक वार्निंग दे दी। अमित शाह के लिए भी दिया है जी। उससे ज्यादा कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो रही है। तो चुनाव आयोग भी बिना दांत का साबित हुआ है इसमें, इस पे गौर किया जाना चाहिए। बाकी पार्टियों की जो बात है, मैं अभी रिपोर्ट सुन रहा था आपकी, जिसमें कि मोदी जी की जातिवाद वाली जो बात हो रही थी। मोदी जी जाति का जिक्र कहीं नहीं हुआ है। अभी अमित शाह ने जब से बयान दिया या बीच में भी और बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं अति पिछड़े से वर्ग से बिलोंग करता हूँ, या हमारे प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं। उसमें जाति नहीं, जैसे कि लालू यादव ने बाकायदा अपनी जाति का घोषणा किया, कृष्ण का उदाहरण दिया, फिर कंस का उदाहरण आया, मतलब कि खुल के यादववाद जो होता है वो हुआ है जी। लेकिन हम उससे भाजपा बच नहीं सकती है, प्रधानमंत्री उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि ठीक है जाति की चर्चा आप नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम पिछड़ा अगड़ा की तो चर्चा हो रही है। या फिर अगर आज ही दरभंगा में जो भाषण वो दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि यहाँ पर आतंकवादी को मॉनिटर करने के लिए पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर को कैसे भगाया गया, वहां से बिहार से ही भगा दिया गया। ठीक है। तो इशारा उस तरफ था कि एक समुदाय विशेष के लोग क्राइम वर्ल्ड में हैं, जुड़े हुए या दरभंगा मॉड्यूल की जो चर्चा उन्होंने की, तो एक तरह से इशारा आप माइनॉरिटी वोट पर भी टारगेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पोलराइज जो। और आप कह रहे हैं कि हम विकास का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल है, आपने पूरे भाषण में महंगाई नाम की चीज का, जैसे दाल तेल आज की तारीख में या सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, आप उसका जिक्र नहीं करते हैं। आप 84 दंगे का जिक्र करते हैं, लेकिन आप ही की जो समर्थित पार्टी पंजाब में अकाली दल है, आज उन्होंने दो बड़े नेताओं का बयान आया कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया अभी तक सिखों के लिए। सिखों इस दंगा से बावत जो भी लोग थे उनके बारे में कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर जिन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं यूं ही पेंडिंग पड़े हैं और वो खुद मुद्दे जवाब मांग रहे हैं कि हमारा क्या होगा। चलिए, संदीप द्विवेदी जी हमारे साथ में मौजूद है, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? मुझे लगता है इस बार जो नेताओं की बेतुकी बयानबाजी हो रही है, इस बार मुद्दे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। जैसे मोदी जी टोटली विकास पे फोकस करते हैं, लेकिन उनके जो अदर नेता हैं, अमित शाह जी को भी देखिए या अदर जो गिरिराज सिंह जी को देखिए, ये जो अजीब बयानबाजी करते हैं वो कहीं ना कहीं वोटर को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। और कहीं ना कहीं उनका जो मुद्दा, विकास का मुद्दा जिसको लेकर वो लोकसभा में आए, उससे वो कहीं ना कहीं पब्लिक को ये लग रहा है कि वो भटक रहे हैं, और ये हो सकता है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। यही अगर लालू जी की बात करें तो लालू जी के लिए बेतुकी बयानबाजी एक पैटर्न रहा है, वो हमेशा करते रहे, इसमें कोई नया नहीं है, और वो जो उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। तो उनकी बेतुकी बयानबाजी तो समझ में आती है, लेकिन बीजेपी के नेता जो कि सबसे ज्यादा शिक्षित माने जाते हैं, सबसे ज्यादा योग्य माने जाते हैं, कहा जाता है, मतलब कुल मिलाकर उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लालू तो गाहे बगाहे इस तरह की बयानबाजियां करते ही हैं। नीतीश जी भी अक्सर इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे पब्लिक उम्मीद करती है कि मोदी की टीम से इस तरह के बयान नहीं आना चाहिए, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पब्लिक को निराश नहीं। संदीप जी, ये तो किसी से भी हम यही कहेंगे कि ऐसी उम्मीद किसी भी राजनेता से नहीं की जा सकती है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं यही लोग, और इस तरह की शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तो जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये बिहार की जनता इस चुनाव के बाद बता भी देगी। लेकिन खैर, आप संजीव जी कैसे देख रहे हैं इस बात को? जैसे कि अभी माफ कीजिएगा, संजीव निगम जी, संदीप जी ने जो बात कही है अभी, उसको कैसे आप देख रहे हैं? उनका कहना है कि भाई ये बीजेपी से उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती, और लोग तो फिर भी बोलते रहते हैं, लेकिन बीजेपी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा किस तरह से? ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि पहले तक तो बीजेपी खुद कहती थी कि पार्टी ये डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस रह गया? अब तो कुछ रह ही नहीं गया है, तो बिल्कुल एक सा ही हो गया है। सवाल ये भी होता है कि प्रधानमंत्री महोदय स्वयं जिन कार्यों में कभी रहे होते हैं और वो दूसरों के ऊपर जब उंगलियां उठाते हैं तो बड़ा मतलब हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। आपने देखा होगा पिछले बयानबाजी में उन्होंने कहा था, खुद प्रधानमंत्री महोदय ने, वो लोकतांत्रिक नहीं वो तांत्रिक, उसको घुमा करके कि तांत्रिकों के पास जाते हैं। आज मैं देख रहा था कि
खुद उनकी ही पुराने वीडियो, कभी आसाराम बापू के साथ, कभी वो जो बेजान दारू वाला है बंबई में, उन्होंने भी लिखा है कि हमने कभी हाथ देखा था इनका और ऐसा ऐसा बताया था। तो सवाल ये है कि आप दूसरों के ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? आप स्वयं वही कार्य कर चुके हैं, वीडियो आ रहे हैं सामने, तो आप दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि वो तांत्रिक वाली विद्या कर रहे हैं लोग, तो आप भी रहे हैं। और दूसरी बात मैं अभी बता दूं, अभी पिछले चुनाव में अमित शाह जी ने कहा था कि जो है अगर ये भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो पाकिस्तान में जो है पटाखे फूटेंगे। अरे अगर क्या, वो तो हार रही है और पाकिस्तान में क्यों? साहब आप पहले ही अपनी हार की बयानबाजी, इतना भयभीत हो गए कि आप पहले ही अपनी बात कह रहे हैं कि अगर हारेगी, अरे हारेगी तो हार रही। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री महोदय का ये रेफरेंडम नहीं होगा अगर हारेगी। अरे भाई सीधा सीधा है, 1.5 वर्षों में जो किया है आपने वो देख रहे हैं, और इसका थोड़ा बहुत रेफरेंडम तो निकल करके आ भी गया है। अभी आपने जब पंचायत चुनाव वगैरह हुए हैं पूरे प्रदेश में, रिजल्ट आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो वो रिजल्ट सामने आ गया। कहीं नहीं, अरे जो जिस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया था, अरे उसकी हालत, वहां पर तो निर्विरोध चुनना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं कि जिला पंचायत में निर्विरोध वहां चुनाव हुआ नहीं, लोगों ने यहाँ तो अजय, चलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी को, बीजेपी बदतर वाली स्थिति आ गई। चलिए बीजेपी से इसका जवाब लेंगे हफ्ते बाद, लेकिन उससे पहले बीएस दुबे, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में मौजूद है। दुबे जी, बिहार में 2 प्रश्न उठ रहे हैं और 3 समस्याएं सामने आ रही है। 3 चुनाव में ऐसे समस्याएं निकल के आई है। 2 प्रश्न हैं, क्या झूठे खोखले वादे की राजनीति खत्म होने वाली है, होगी नहीं होगी? क्या नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है? और जितने छोटे बड़े राष्ट्रीय राज्य स्तरीय नेता सारे बराबर हैं क्या? 3 ऐसे मुद्दे हैं बिहार में जो पूरे चुनाव में घूम के आए, जो जहां तक अभी तक उसका अगर हम सारे परिप्रेक्ष्य का चर्चा करें, 3 ऐसे हैं। पहला आरक्षण और जातीय मुद्दा आया, दूसरा आया विकास का, तीसरा मुद्दा आया धार्मिक भावनाओं का। अगर हम पहले मुद्दे पे चले, आरक्षण और जातीय का, तो जब प्रधानमंत्री जी शुरू ही बिहार गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं उस समय लालू जी जेल में हुआ करते थे, तो कहा था कि मैं द्वारिका से होते हुए बिहार आया हूं, और द्वारिका गुजरात में पड़ता है, तो इसलिए यदु वंशों आप अपने आप को अनाथ मत समझो, हम आपके साथ हैं। तो जतीयता का जो, जैसे कि अभी पुष्पांजन जी भी कह रहे थे, जतीयता का जो लहर है, जो जतीयता का इश्यूज है, वो उन्होंने उसी समय चालू कर दिया था, जबकि लालू जी ना अभी पार्लियामेंट के मेंबर हैं और ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं। तो उन्होंने चालू कर दिया। उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने फिर यदुवंशी, फिर कास्टिज्म का वो भावना आगे वो बढ़ाते चले गए। कुल मिला के विकास का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद आया विकास का मुद्दा। फिर कहे भाजपा के हमारे सारे दोस्तों ने कहे कि नहीं, विकास पे हम चर्चा करना है, विकास पे लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट क्या आया? 35 साल कांग्रेस, 15 साल राजद, 10 साल नीतीश। जब 35, 15 और 10 नीतीश की बात आई, तब उसमें ये भी इशू आ गया कि नहीं, 10 में तो 8 भी आप भी हैं, आप भी हमारे साथ नीतीश जी के साथ मिलकर बनाए हैं। मतलब नीतीश जी ने कोई विकास नहीं किया, मतलब आपने भी नहीं किया, तो इसलिए आपको भी नहीं जीतना चाहिए। तब ये आ गए, ये भी फंस गए। फिर इन्होंने, मैं आ रहा हूँ गीतांजलि, सारे इशू पे आ रहा हूँ मैं। फिर इन्हें आया कि नहीं, फिर तो 8 और 10 की बात आ गई कि जब हम 8 थे तब विकास बहुत हुआ, 2 में विकास नहीं हुआ। तो ये जो वोट, इसमें भी फंसे आ गए कि कहीं ना कहीं जो 8 साल की भी अगर ये कल्पना करके चले ना कि हमने ये किया वो किया, तो उसी में नाम भी नीतीश कुमार का आ रहा था, तो वहां भी विकास में फंस गए। जब ये देखे कि विकास में भी फंस गए, कास्टिज्म और रिजर्वेशन पे भी फंस गए, तब इन्होंने अगला एक और मुद्दा लाया, धार्मिक भावनाएं। धार्मिक भावनाएं क्या था? आप देखिए, अमित शाह जैसे राष्ट्रीय स्तर के आदमी से, राष्ट्रीय स्तर के नेता से, जो राष्ट्रीय पार्टी को, रूलिंग पार्टी, उन्होंने एक ऐसे स्टेटमेंट दिया, वो बेचैनी, उनके स्टेटमेंट में बेचैनी, बेचारापन, वही बेचैनी, बेचारापन छुपी हुई है। उन्होंने कि पाकिस्तान में पड़ाका छूटेगा। क्या कहना चाहते हैं? मतलब बिहार में रहने वाले मुसलमान या तो पाकिस्तानी हैं, या फिर जो उनको अगर उनको जीतने से, अगर एनडीए जीतती है तो यूपीए जीते, एनडीए अगर हारेगी तो यूपीए जीतेगा, तो यूपीए तो पड़ाका छोड़ेगा ही छोड़ेगा यूपीए के लोग, तो मतलब वो पाकिस्तानी हो गए। तो हिंदुस्तान में अगर एनडीए हारती है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर एनडीए हारती है तो जहां भी पड़ाका छूटेगा तो वहां वो पाकिस्तान हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? ये बोलने का स्टेटमेंट क्या है? काफी देर तो मतलब कुछ मिला के धार्मिक भावनाओं को जोड़ना है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन को भी ये उसको संदेह के घेरे में नहीं आना है, दूसरी तरफ अपने लोगों को ये भी बता देना है कि हम क्या चाहते हैं। तो इस पे भी ये गिर गए। जब इस पे भी गिर गए, तब ये छोटी मोटी, अब बताइए, मैं
दुबे जी, देखिए, मैं आऊंगी आपके प्रधानमंत्री जी पास। की चर्चा इसलिए दुबे कर जी, रहा हूँ, दुबे जी, मैं आ रहा हूँ, सभी- मैं आ रहा हूँ, सभी से थोड़ा कम मुझे बोलिए। मौका दिया आपको मैंने पूरा मौका दिया है। मैं बिल्कुल आपके पास दो मिनट बिल्कुल आऊंगी आपने आपके पास। नेता बीजेपी हमारे साथ मुकेश वाजपेयी जी भी जुड़े हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं, मैं फौरन आऊंगी। वाजपेयी जी, मुद्दा है विकास का, जो मुद्दा आप लेकर चल रहे थे उसे कहीं ना कहीं भटका चुके हैं आप। इस तरह की बयानबाजियां करते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, उम्मीद नहीं की जा सकती है। वाणी पर कंट्रोल नहीं है, शब्दों पर कंट्रोल नहीं है, और वही जमीनी हकीकत जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। आप कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, उस वक्त आप भी शासन सत्ता में थे वहां पर। ये तमाम शब्द, ये तमाम प्रश्न जो हैं वो हर इंसान की जबान पर है, वो जो दुबे जी ने अभी दोहराया। मैं चाहती हूं कि अब आप इन तमाम सवालों के जवाब दें। बिल्कुल, आपको थोड़ा वक्त भी देना पड़ेगा। चार एक तरफ है, मैं अकेला एक तरफ हूँ। जी बताएं। देखिए गीतांजलि जी, कल बोल रहे हैं मुकेश जी, मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात को लेकर। पत्रकार जो लोग बैठे हुए हैं, नहीं, मैं तो खुश होता हूँ, मैं खुश नहीं, सवाल मुझसे ही पूछे जा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल, जो हमारे व्यूअर हैं उनका व्यू फिर बदल जाए। नहीं, मैं आपका बिल्कुल सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि सवाल मुझसे हमारी पार्टी से पूछे जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये, मुद्दे इतने हैं ना पुष्परंजन जी की खुद ही घिर गए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि चारों ओर से हम घिर नहीं, गए हैं, तो सभी घिर रहे चार हैं। लोग चलिए जवाब ले लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बहस को इसमें ना हो जाए। वाजपेयी। हाँ, मुद्दे पे आते हैं। देखिए, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, और आज की रात बैठे हुए हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि चुनाव में जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से वो आगे बढ़ा। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाऊं, याद दिलाऊं। जब चुनाव का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, मोदी जी की एक सरकारी रैली थी, उस समय उन्होंने कुछ परियोजनाओं का वहां पे उद्घाटन करा था, और उस समय उन्होंने बताया था कि हमारे विकास के एजेंडे में बिहार कहाँ पे आता है और हम बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं। पहली रैली में मोदी जी ने जब ये आपका 150 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया, हाँ, उसके बाद उन्होंने गिनाया था कि हम बिहार के अंदर एक उदाहरण भी दिया था, एक शुगर मिल है जो काफी टाइम से बंद पड़ी है, उसके लिए हम, हाँ, वो उसके लिए हम जो है अलग से फंड दे रहे हैं, जहाँ जो कि वो नीतीश कुमार जी नहीं खुलवा पाए, उसको हम खुलवाने की बात कर रहे हैं। तीसरी बात, उसके बाद मोदी जी ने एक संकल्प दोहराया, 6 सूत्रीय संकल्प, जिसमें पूरे बिहार के लिए बिजली, सड़क और पानी, हर बिहार के हर परिवार, सबका साथ सबका विकास, जो नारा लोकसभा में था, उसी नारे को यहाँ पे लाते हुए हर परिवार के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हर परिवार के लिए शिक्षा, हर परिवार के सदस्य, एक सदस्य के लिए रोजगार। हम जानते हैं वाजपेयी जी, मैं चाहता हूं विकास की बात करें, आप बताएं, क्योंकि इस पर अभी चर्चा हमारी बहुत ज्यादा होनी है। और पूछे आप स्पेसिफिक अपनी बात को थोड़े से, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा संक्षेप में आप पेश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सवाल आपके पास ये 6 सूत्री हमारा विकास का नारा है बिहार के लिए। दूसरी बात, जो आपने इस तरह की बात करी कि भाषा की बात, आप अभी संदीप जी ने बोला कि जी मोदी जी से ऐसी उपेक्षा नहीं थी, पब्लिक कंफ्यूज हो रही है। देखिए, आप किसी भी लीडर के वहां पे इलेक्शन देख लीजिए, कोई सी मीटिंग देख लीजिए, मोदी जी की हर मीटिंग में, हर रैली में 1 लाख से ऊपर पब्लिक आती है। लोग जी को आज भी सुनने के लिए तो लोग लालच देते हैं। मतलब है कि आप कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, नेता के अंदर जब क्वालिटी होगी, जब बताने के लिए कुछ होगा। सुनिए भीड़ को कैसे जोड़कर देख सकते हैं? मैं जो एक सवाल पत्रकार इन्होंने पूछा है, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि पब्लिक कंफ्यूज नहीं है। पब्लिक तो अभी भी मोदी जी के करिश्मा के आगे उनको सुनने के लिए आती है, उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है, उनको समझना चाहती है, और वो क्या करना चाहते हैं ये बहुत ध्यान से सुनती है, और मोदी जी भी उसको सम्मान करते हैं पब्लिक से, जो वहां पे पब्लिक आई होती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे, अगर पंखा गिरता है, आरएसएस का काम है। राहुल गांधी जी की, अभी यहाँ पे जनता दल के कोई है नहीं, राहुल गांधी जी की आप रैली कोई सी भी उठा के देख लीजिए, सूट बूट के अलावा उन्होंने कोई विकास की बात करी हुई। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी इलेक्शन होता है, चाहे वो पार्लियामेंट्री हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, जो राज कर रहा होता है उसको जवाब देना होता है जनता को कि हमने क्या करा, हमको आप दोबारा क्यों चुनिए। ये मुद्दा पूरी तरह बिहार के चुनाव से, मोदी जी से 2019 में जनता सवाल करेगी ना, हमको तो 2019 में जवाब देना है। 2019 में एक एक दिन का, एक एक पल का हिसाब देंगे मोदी जी। लेकिन आज समय है बिहार की जनता को, बिहार में जो 5 साल नीतीश बाबू ने 10 साल शासन करा उसके लिए, और जो ये महागठबंधन बना इसने 35 साल शासन करा है उसके लिए, क्या उस शासन में हुआ, क्यों आपको जनता चुने, इस चीज का जवाब चाहिए जनता को। इस पे कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है। सिर्फ किस बात पे बोलने के लिए तैयार, वो कौन, नीतीश कुमार जी बहुत अपने बिहार की जनता को क्या चाहिए? बिहार की जनता को विकास चाहिए। मैंने बताया ना, विकास का नाम लिया मैंने आपको 6 सवाल पर मैं बिल्कुल इस सवाल पर जुड़ी रहूंगी आपसे, और हमारे जो मेहमान है वो भी जाहिर सी बात है एक लंबी फेहरिस्त आपके लिए जरूर लेके बैठे होंगे। लेकिन मैं एक इसमें जोड़ दूं एक, देखिए जिस तरह की वहां पे बयानबाजी हुई है विपक्षी पार्टियों द्वारा,
और वहां के सत्ता पक्ष जनता दल द्वारा, उसका जवाब कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाषा किसी रूप में देना चाहिए था। वो वहां के लोकल अगर लीडर ने दिया है तो वो जवाब है, वो शुरुआत नहीं करी, शुरुआत विकास से हुई है और खत्म भी विकास में हुआ है। 6 सूत्री जो संकल्प मोदी जी ने दोहराया है ये बिहार की जनता के लिए है। अभी संजीव निगम जी बोल रहे थे, इन्होंने एक बात करी थी कि वो चलिए पटाखे वाली, मैं बिल्कुल उस प्रश्न पर आऊंगी। नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल एक सेकंड इसमें भी जवाब ले लीजिए। देखिए, जब लोकसभा का जब चुनाव हुआ था उसके बाद सबसे ज्यादा और आज तक परेशान कोई देश है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है किसी भी तरह भारत अस्थिर हो। पाकिस्तान नहीं देख सकता कि भारत में कोई स्थिर सरकार रहे। पाकिस्तान नहीं चाहता भारत में भारत, लेकिन देख पाकिस्तान की ओर। सुन लीजिए, पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत में स्थिर सरकार रहे। पाकिस्तान तो भारत को ही नहीं चाहता है। पाकिस्तान जरूर कुछ होगा। अगर भारत के अंदर मोदी जी की हार होती है या बीजेपी की हार होती है, सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान को होगी। पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, ये अमित शाह जी ने बोला है, बिल्कुल सच बोला है। चलिए इस पर हम बातचीत करेंगे। बहुत अहम सवाल और बहुत अहम जिक्र जो है आपने छोड़ दिया है यहाँ पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उन मुद्दों की जो भटक रहे हैं और उसकी वजह है इन राजनेताओं की बदजुबानी। इनकी बदजुबानी में, इनकी इन बेतुकी बयानबाजियों में जरूरी मुद्दे भटक गए हैं। क्या बिहार की जनता का जो दिमाग है, जो उनके जहन में एक उन्होंने बात सोची हुई है कि कौन सी पार्टी की ओर जाएं या किसका दामन थामे, क्या वो भी भटक रहा है? और तमाम बातों की चर्चा जो है वो यहाँ पर चल रही है। जो मेहमान मेरे साथ में मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ में मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। साथ ही हमारे साथ में मौजूद हैं संजीव निगम, नेता आप, और संदीप द्विवेदी हमारे साथ में राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। और साथ ही पुष्परंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और BS दुबे नेता कांग्रेस हमारे साथ में मौजूद हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने देखा पुष्परंजन जी, तमाम बातों के जो जवाब थे वो वाजपेयी जी ने बखूबी देने की कोशिश की। लेकिन इस बात में वाजपेयी जी आपसे ये बात जरूर कहेंगे कि जो अहम मुद्दे थे, आप जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इस आरोप प्रत्यारोप में, इस बात को कहने के बाद में जवाब देने में और प्रश्न उठाने में, इन तमाम चीजों में जो अहम विकास के मुद्दे हैं वो भटक गए हैं? मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले पुष्परंजन जी के पास उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं। हाँ, देखिए, अभी ताजा जो आज चुनाव परिणाम स्थानीय चुनाव का यूपी में आया, जी, मोदी जी का अपना जो अडॉप्ट किया हुआ गांव है, गोद लिया हुआ गांव, वहां पर बीजेपी हार गई है। ठीक है। अब कहेंगे कि प्रत्याशी को सिंबल नहीं है, ये सब नहीं,
वो अलग इशू है। आपने गांव को अडॉप्ट किया है, प्रधानमंत्री ने अडॉप्ट किया है, उस गांव का कुछ विजुअल्स 1-2 महीना पहले दिखाया गया था। जो वहाँ पर टॉयलेट बनाए गए थे उसके दरवाजे टूटे हुए और वो काम नहीं कर रहा है, पानी तक नहीं है, वो विकास का एक नमूना था। 1.5 साल पहले मोदी जी पहली बार जो सुगौली की सभा में उन्होंने संबोधित किया, कहा कि यहाँ का जो चीनी मिल है इसे मैं चालू करा के रखूंगा, चंपारण का चीनी मिल। वो चीनी मिल अब तक चालू नहीं हुआ। इस चुनावी दौरे में मुझे भी जाने का मौका मिला, वो चालू नहीं हुआ अभी तक, वो कागज में घूम रहा है। और काउंटर कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा आईना दिखाना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं मोदी जी की सभा में भीड़ होती है, देश का कोई भी प्रधानमंत्री चुनावी सभा में जाता है, जिज्ञासा होती है, लोग जाते हैं देखने के लिए। मैं अपना अनुभव इसलिए बता रहा हूँ, उस अनुभव के आधार पर इंदिरा गांधी का चुनावी सभा बिहार में मैंने देखा हुआ है, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, 3 प्रधानमंत्रियों का चुनाव के वक्त ही वो सभा देखा हुआ है मेरा। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, एज ए रिपोर्टर हम कवर करने जाते थे और उतनी ही भीड़ होती थी, वही ठूस भीड़, लोग दौड़ते थे विमान देखते ही और एकदम लगता था माहौल वो दिखता था। देश का प्रधानमंत्री आया है, उस विपक्ष का भी लोग जाता है सुनने के लिए वहां पर, गांव वाले भी जाते हैं, इनको वोट से मतलब नहीं, जो वोट नहीं भी देने जाते हैं, क्योंकि जो वोट का अट्रैक्शन होता है कि देश के प्रधानमंत्री, जो वोट का प्रतिशत है उस हिसाब से तो 100% जाना चाहिए, लेकिन 50%, ये तो आपकी बातों पे मैं आप जिस विकास बोलने का अधिकार आपके पास में, हमें तो कुछ व्यक्तिगत रोकिए। मैं वाजपेयी जी आप 2 मिनट, आज जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, आप विकास के पूरे चुनावी उसका हम लोग अगर ये सर्वे किया जाए कि कितने घंटे बोले बीजेपी या महागठबंधन के लोगों ने बोला है, तो उसमें विकास पे कितना केंद्रित रहे आप लोग। आज लास्ट मोमेंट है, तब आपको विकास की याद आ रही है, तब आपको लग रहा है कि अरे ये तो एजेंडा ही हम छूट गया, हमसे हम ज्यादा लग गए गाली गलौज और स्तर गिराने में ही, तो विकास की अब याद आ रही है। लेकिन इस विकास में आपको महंगाई नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ विकास चिल्ला रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जो आपका आम मतदाता है, अंतिम आदमी है, उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा जब तेल 140 रुपए किलो और बिहार में दाल 220 रुपए किलो आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या विकास का झुंझुना आप पकड़ा रहे हैं उसे? वो विकास आते हैं तो 2020, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी जवाबदेह होंगे 2019 में। क्यों? वो 1.5 साल पहले जब उन्होंने कमिट किया था, वादा किया था हम चीनी मिल को चालू कराएंगे, तो आप 2019 में चालू कमिटमेंट कहाँ गया? बिल्कुल कहाँ गया कमिटमेंट? क्योंकि आपने ये नहीं कहा था कि 2019 में वो चालू होगी। जैसे मोदी जी का गांव का मतदाता उनको जवाब दे दिया, उसी तरह से बिहार में हो सकता है कि जवाब न मिले। क्योंकि आज राजनाथ सिंह ने बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अमित शाह को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाएगा, चाहे बिहार का चुनाव का जो भी परिणाम हो। इसका मतलब क्या होता है? तो एक तरह से संकेत दे दिए, आप संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी हार रही है वहां पर। बिल्कुल वाजपेयी जी अब जवाब दीजिए आप। बिल्कुल, देखिए जहां तक चीनी मिल की बात है ना, चीनी मिल के लिए जो मोटे मोटे तौर पे सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण वहां पे काम रुका हुआ है। दूसरी बात, कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी उसकी वजह से भी रुका हुआ है। सैद्धांतिक रूप से चीनी मिल चालू होने वाली है। दूसरी बात पुष्परंजन जी ने बताई कि भीड़ की, देखिए जो उन्होंने उदाहरण दिया, मैं बड़े सम्मान के साथ उनको बताना चाहूंगा, इंदिरा जी की रैली हो या राजीव जी की रैली हो, उस समय मीडिया इतना सक्षम नहीं था। पब्लिक जो है ना टीवी पे नहीं देखती थी, पब्लिक जाके देखती थी। अगर उस दौरान अगर भीड़ 40,000, 50,000 या 1 लाख आती थी, तो आज के टाइम पे वो 1 लाख भीड़ टीवी छोड़ के भीड़ से क्या जताने की कोशिश हो रही है? जनसंख्या उस समय कम था, जनसंख्या भी आधा था। अभी महंगाई पे तो मैं बोला ही नहीं, जनसंख्या भी आधा था। बताइए। अच्छा, जनसंख्या ज्यादा हो गया, उस समय जनसंख्या आधा था, भीड़ लोग ज्यादा आते, 100 करोड़ से कम था, इस बार 100 करोड़ से पार करके जनसंख्या। लेकिन वाजपेयी जी, मैं थोड़ा सा ये जरूर समझना चाहूंगी, महंगाई पे तो आ जाऊं आप ये तो आप पैमाना देखिए, उस समय इतना मीडिया नहीं था। मीडिया होने के बावजूद और नेताओं की आप रैली देखिए ना, 4,000, 5,000, 6,000 लोग आ रहे हैं। राहुल जी की रैली उठा के देख लीजिए आप, 5,000 से ज्यादा किसी रैली में लोग नहीं है। वही लोग, वही प्रदेश, हाँ। अब आप महंगाई की बात आ गई। एक अगर आप दाल को देख लें, दाल को छोड़ दें,
बाकी 499 की मैं लिस्ट देने के लिए तैयार हूं, जिनकी कीमतें कम हुई हैं। आप पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, सोना ले लीजिए, सेब ले लीजिए, अनार ले लीजिए, फल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, और चीजें ले लीजिए। सिर्फ एक चीज को, आप दाल के मुद्दे को, दाल भी किस कारण से, एक तो पैदावार कम हुई है, दूसरा पूरे जो विश्व की मंदी है दाल में पैदावार वहां पे भी कम हुई है, उसका फर्क, उसका असर भारत पे भी पड़ा है, और ये टाइमिंग है। एक्सपोर्ट हमने करा है। दूसरा मेरा एक सेकंड देखिए, जितनी भी कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे जितनी जमाखोरी हो रही है, वहां एक भी जमाखोर को नहीं पकड़ा जा रहा। हमारे महाराष्ट्र में 35,000 टन जमाखोरी की दाल पकड़ी गई है। हमारी जहां जहां सरकारें हैं वहां तो यानी कि वाजपेयी जी जहां जहां आपकी सरकार जहां पे जमाखोर जमाखोरी कांग्रेस महंगाई बढ़ रही है, 18 महीने हो गए, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेवारी है। बिल्कुल, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेवारी है। 5 साल में कोई काम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री जी बेतुके वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेवार है। तीसरी बात में खोखले वादे कर रहे हैं, कांग्रेस जिम्मेवार है। अब गीतांजलि जी कांग्रेस का नाम नहीं, मुझे 16 महीने के अंदर चलिए हमारी एनडीए सरकार, रंजन जी कह रहे थे क्यों नहीं आप 19 में क्यों जवाब देंगे, आप अभी क्यों नहीं जवाब देंगे? हम इसलिए जवाब नहीं देंगे कि हमने जो ये गड्ढे हैं इनको भरने का काम शुरू करा है। इस पे बिल्डिंग जो है वो 2019 तक बनेगी। क्या आपने जनता से जब ये वादा किया था, जनता को ये सब चीजें जनता ने 5 साल के लिए चुना? वाजपेयी जी, गीतांजलि जी, जनता ने 1 साल के लिए नहीं चुना। जी, जनता विकास चाहती है, वो इंतजार ये नहीं करेगी कि 5 साल जब आप पूरे करेंगे, 5 साल जैसे ही आपके पूरे होंगे तब से विकास जनता है वो नजर आए। हमको 1 साल के लिए जनता को एक साल में विकास करके दीजिए। जनता जिस सरकार को चुनकर उम्मीद चाहती है वाजपेयी जी। 5 साल के लिए हमें चुना, 5 साल के बाद जनता हमसे हिसाब मांगेगी, हम हिसाब देंगे। दूसरी बात, सबसे मोटी बात, मतलब उससे पहले जनता को आपसे हिसाब मांगने का कोई हक नहीं है। 16 महीने नहीं, जनता देख रही है ना, जनता देख रही है, लेकिन जो हिसाब मांगने वाले हैं उनको हिसाब चाहिए, उनको 2019 में मिलेगा। बाकी जनता सब कुछ देख रही है। हर महीने रेडियो पे मोदी जी मन की बात करते हैं, हर जगह रैली में मोदी जी की बात सुनती है जनता। मन की बात से महंगाई कम हो रही है? जिनको हिसाब 1 साल का चाहिए उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 2019 में हिसाब मिलेगा। दूसरी बात, 16 महीने हो गए, किसी एक मंत्री पे 1 रुपए का करप्शन का चार्ज बता दीजिए। ये यूपीए सरकार थी, चाहे यूपीए 1 ले लें, यूपीए 2 ले लें। चलिए बहरहाल हमारा मुद्दा जो है वो 3G घोटाला, कॉमन जी घोटाला। हमारा आज का विषय वाजपेयी जी, हमारा आज का विषय बिहार है, बिहार से जुड़े मुद्दे हैं और उन पर हो रही बदजुबानी है। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूं, आखिर बीजेपी खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है, जो अपने आप को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहती है, जो अपने आप को नीतियां बेहतर अपनी नीतियों को बताती है, जो तमाम तरह की बातें करती है, आखिर जबान पर कंट्रोल क्यों नहीं है? गाहे बगाहे इस तरह की बयानबाजियां जो है वो आपकी ओर से आती जा रही है और उसमें आपको नहीं लगता है कि मुद्दे भटक रहे हैं? मेरा विषय आज का ये है, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, मैं तो इस बात को मान रहा हूं कि जो वहां की राजनीति हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, उसका स्तर बहुत नीचे है। मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन वो कोई हमारी तरफ से नहीं है। हमारी तरफ से शुरुआत विकास से हुई। विकास हमारा शुरू में भी एजेंडा था, आज भी विकास हमारा एजेंडा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें लालू जी से, नीतीश जी से, लालू जी क्या बात करते हैं, पंखा गिरता है, आरएसएस की वजह से गिर गया। नीतीश जी कहा जाते हैं जंतर मंतर कराने इलेक्शन जीतने के लिए। आप बातें कर रहे हैं, विकास की बातें किससे करेंगे? विकास की बातें पब्लिक सुन रही है, पब्लिक को विकास की बातें। ऐसा है, हमें कोई परहेज नहीं है कि प्रधानमंत्री जी 5 साल बाद दे अपना डाटा, ठीक है, लेकिन तब परहेज नहीं होता जब इतने सारे मीटिंग नहीं करते, खुद जाके चुनाव में इतने कैंपेन नहीं करते। अभी तक का डाटा है, मैं आ रहा हूँ, या तो गीतांजलि जी मुझे बोलने दीजिए, मैं परेशानी में बता रहा हूँ ना, परेशानी आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के एक मीटिंग में कम से कम 2 करोड़ से प्लस अमाउंट खर्चा होता है और देश का। आइए अब या तो वाजपेयी जी बोलने दीजिए, या तो बोलने दीजिए, या फिर या तो बोलने दीजिए बोलिए, या तो बोलने दीजिए बोलिए, या तो नहीं, या तो आपने बोला मैंने नहीं बोला, आपने बोला मैं नहीं बोला, आपने बोला मैं नहीं बोला, आपने बोला मैंने नहीं बोला। आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगी। अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री जी 35-36 मीटिंग कर चुके हैं और अभी तक का अगर 20 सालों का डाटा देखें तो अगला पिछले जब मनमोहन सिंह जी भी थे प्रधानमंत्री, तब पिछले चुनाव में बिहार में 4 या 5 बार गए थे। अगर अटल जी की भी बात कर ले तो वो भी 12 से 13 बार गए थे। उसके पीछे अगर नरसिंहा राव जी की भी बात करें
वो भी जब बिहार में उस समय कांग्रेस विपक्षी पार्टी थी, मुख्य विपक्षी पार्टी थी, मुख्य विपक्षी पार्टी था, उन्होंने भी 11 से 12 बार कैंपेन किया। आप पूरे 60 साल के बात करें तो सारे प्रधानमंत्री मिला के जितने बार बिहार में चुनाव हुआ है मुश्किल से 100 बार से ज्यादा गए होंगे। और प्रधानमंत्री जी एक बिहार के चुनाव आइए, आ रहा हूं ना, उस पे आ रहा हूं ना, अब आ रहा हूं ना। चर्चा इसलिए है ना कि आपने सारे मंत्रिमंडल को वहां बैठा रखा है, ये दिक्कत है। 1.5 महीना से प्रधानमंत्री जी को चुनाव हुआ था ना, वो पूरे देश के विकास के लिए किया था, सिर्फ विकास में कंसंट्रेशन करने के लिए नहीं। हर 2 महीना के बाद राज्यों का चुनाव होता है, सारे केंद्र सरकार की शक्ति वहां लगा देते हैं। रविशंकर प्रसाद जो 1.5 महीना पहले कर रहे थे कॉल ड्रॉपिंग खत्म करेंगे, वो बिहार से बैठ के कॉल कर रहे हैं। ये क्या तमाशा बना रखे आप? ये क्या जवाब देंगे आप नहीं? अब उसके बाद यूपीए का जवाब दिया, भ्रष्टाचार का बात दिया, जवाब देना जरूरी है। आप अटल जी की सरकार बनाए थे, राम मंदिर के नाम पर बनाए थे, सिविल कोड कंसेप्ट बनाए थे, 1970 के बनाए थे। आपने मोदी जी की सरकार बनाई है, जनता के जेब पे हाथ रख के बनाई है। महंगाई कम करना, दुबे जी थोड़ा सा आवाज देना, अकाउंट में पैसे देना। अब इस बार अटल जी की सरकार से आप मुद्दे से होके 10 साल बाहर है, इस बार 10 साल बाहर है। प्रश्न आप कर रहे हैं, आप उत्तर तो ले लीजिए। मैंने आपको पूरा वक्त दिया और आपको बोलने का क्वेश्चन आप पूछने ही नहीं दिया। कोई आपने पूछे, अब हमारे पास वक्त भी इतना नहीं है ना। अगर ये कांग्रेस का नाम नहीं लेते इतना ना, हताशा हम पे निकाल रहे हैं। वाजपेयी जी अब इनके आर्गुमेंट देखिए। मनमोहन सिंह जी हमने रोका था उनको, 10 बारी जाते, 20 बारी जाते। हमारे प्रधानमंत्री अरे यार सुन लीजिए दुबे जी, आप फिर हमारे प्रधानमंत्री इतने ऊर्जावान है, इतने सक्षम है कि वो 10 दिल्ली पे बैठ के काम भी देख रहे हैं। आपने देखा वो छोटा राजन पकड़ा गया, वो ऐसे पकड़ा गया क्या? दिल्ली की सरकार अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी बीजेपी के भी नेता हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता के नाते वहां पे जाके रैली कर रहे हैं। अब मनमोहन सिंह जी ने गए, इसमें हमारा कसूर नहीं है, वो कहीं जाते ही नहीं थे, वो कहीं बोलते ही नहीं थे। अगर मोदी जी जा रहे हैं अच्छी बात है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा जी इतने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, दुबे जी आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर ले। चुनाव कमीशन सारे खर्चों का रिकॉर्ड रखता है, ये पार्टी के खर्चे में जाता है, ये कैंडिडेट के खर्चे में जाता है। सुन लीजिए, नहीं आपकी जानकारी, आप जानकारी जाके वो प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल होता है। राहुल गांधी जाते हैं, उनको भी सुरक्षा मिलती है, सोनिया गांधी को भी सुरक्षा मिलती है। आप देंगे पैसे उस बात के? आप अपनी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी विपक्ष के नेता होते हुए भी इतना बार नहीं गई है, 6 बार गई है। राहुल गांधी मिसयूज नहीं करते, प्रोटोकॉल का इतना मिसयूज नहीं करते। आप प्रोटोकॉल हटा दीजिएगा, आप हटा दीजिए प्रोटोकॉल। दुबे जी आप थोड़ा सा सही नहीं, अगर ये अटैक करेंगे तो बोलेंगे। अगर हमारा मुद्दा भटक रहा है, हम मुद्दा भटका ही रहे हैं, हम नहीं भटका रहे। आपने सवाल पूछा 33,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। देखिए सोनिया जी को भी सुरक्षा मिलती है। अगर हम 45-50 मिनट में चाहें कि पूरा ही बिहार घूम ले तो ये संभव नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो बेसिक मुद्दे हैं, जो अहम हमारा आज का विषय है, हम उसी पर बात करें। मैं वाजपेयी जी से थोड़ा सा पूछना चाहूंगा। वाजपेयी जी, जैसे आपने कहा कि मोदी जी की रैलियों में बहुत भीड़ हो रही है, भीड़ दिल्ली में भी मोदी जी की रैलियों में हुई, लेकिन अच्छा सवाल, कहीं हम उसको वोट में कन्वर्ट कर पाए? नहीं कर पाई बीजेपी। तो मुझे लगता है कि इस समय महंगाई और भीड़, इन सब चीजों पे चिंतन करने की जरूरत है बीजेपी को। और बिहार एक ऐसा स्टेट है कि अगर बीजेपी बिहार हारती है, अगर बीजेपी बिहार में परफॉर्म नहीं करती है तो उसके साथ तुरंत लगा हुआ यूपी है। और यूपी में अगर बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई तो इनके ऊपर बहुत बड़ा दाव लग जाएगा, क्योंकि इन्हें राज्यसभा में आपके पास भी एक सवाल का जवाब दे लें। देखिए बड़े परेशान हो गए आज जवाब। हाँ कोई बात नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए जो दिल्ली की जो राजनीति थी ना, दिल्ली में एक नई पार्टी उभरी थी, नया नेता उभरा था, उसको किसी ने आजमाया नहीं था। उसने वादे इस तरह के करे थे जो वादे आज तक पूरे ना तो हो पाएंगे ना कर पाएंगे, लेकिन तब भी दिल्ली की जनता ने उस पर विश्वास करा। नई राजनीति को, एक सेकंड, नई राजनीति को जांचने परखने के लिए उनको वहां पे वोट मिले। लेकिन बिहार में बिल्कुल उल्टा है। बिहार में नीतीश कुमार जी को 10 साल से शासन चलाते हुए देख चुके हैं वहां के लोग। उसके बावजूद लालू प्रसाद जी को 10 साल देख चुके हैं, कांग्रेस को भी देख चुके हैं, वहां पे सब जांचे परखे हैं। हाँ बीजेपी उनके लिए नहीं है, इसलिए रैली में भीड़ होने का मतलब ये है कि वो लोग चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री की जो पार्टी है वो हमारे प्रदेश में राज करे। लेकिन वाजपेयी जी, दिल्ली में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं कास्टिज्म नहीं थी, कहीं ना कहीं लोअर और अपर क्लास के बीच में फाइट नहीं था। लेकिन बिहार अगर देखो तस्वीर तो पूरी तरीके से उल्टी है। देखिए वहां महादलित के बारे में बात करते हैं हम, वहां भूमिहार के बारे में बात करते हैं, दबंगों के बारे में बात करते हैं, तो हम वहां पे भीड़ को या इन मुद्दों को लेके नहीं, ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए 2014 को जो इलेक्शन हुआ था
वो इलेक्शन ऐसा था जिसने ये सारे जात पात का जो भी गणित था, सारे गणित पंडितों को उसने धाराशाही कर दिया था। वो सिर्फ एक विकास के नाम पे लड़ा गया था। आप भी देखेंगे ये जो विधानसभा का बिहार का चुनाव हो रहा है, जिस तरह से 2014 में दिल्ली में हम हारे, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में किसी एक जाति ने नहीं, सब जाति सब वर्गों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जात पात से उठ के वोट दिया, चाहे वो किसी भी जाति का हो, आम आदमी को वोट दिया। उनके नए नेता, नई पार्टी और उनके जो वादे थे या जो उनके झूठे वादे थे उसके ऊपर हमारे को आप 2014 का लोकसभा का इलेक्शन ले लें, बिहार का इलेक्शन, इसका दिल्ली का इलेक्शन ले लें, महाराष्ट्र का इलेक्शन ले लें, आप कहीं का भी इलेक्शन ले लें, राजनीति पलट चुकी है। अब राजनीति इसमें है ही नहीं कि जात पात में होगी। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहूंगा, 1,80,000 जो 1,80,00,000 मतदाता जो हैं वो बिलो 36 ओवर एज के हैं। वो लोग आज जात पात नहीं देखते, वो लोग चाहते हैं कि हमारी नौकरी का क्या होगा, हमें बाहर जाना पड़ता है, हमारे जो घर में हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी अगर वो बीमार पड़ गए उनकी दवाई की यहीं पे होनी चाहिए। इसलिए वो एनडीए की तरफ एक आसान्वित नजर से देख रहे हैं। वो जात पात की तरफ पे वोट नहीं देंगे, वो विकास पे वोट देंगे। लेकिन एक चैलेंज ये भी है कि इस एज ग्रुप के सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो माइग्रेट हो रखे हैं, और जरूरी नहीं कि वो सब वोट में तब्दील हों। आपको ये भी फैक्टर सोचना पड़ेगा, हमने क्योंकि वोट वहां पे जो वहां पे रह रहा है सिर्फ वही देगा। देखिए, जो बाहर से शहर में आ गया वो तो जाके वोट नहीं देगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो वहां पे रह रहा है उसी के मैं बात कर रहा हूँ कि 56% जो टोटल वोटर है, टोटल वोटर की बात कर रहा हूं, जो बाहर रह रहा है वो उसको मिला के 56% जो वोटर है वो बिलो 40 इयर्स है। लेकिन अगर 56 में से आप सवाल ही वाजपेयी जी से हैं, दुबे जी 5-10% अगर आप बाहर मान भी लें, तब भी मोटे-मोटे तौर पे आधी आबादी, आधे जो वोटर हैं वो 40 साल से कम उम्र के, यही हमारा टारगेट है। और वो वोटर ऐसा है जो जात पात पे नहीं आ रहा। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? संजीव जी, आप ये बता दें, आप अभी स्वयं कह रहे हैं कि मोदी साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ऊर्जावान है, खूब जा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर असफलता मिलती है, आप अगर हारेंगे तो क्या ये रेफरेंडम माना जाएगा मोदी जी का? आप ये बताइए। बिल्कुल बताता हूँ, माना जाएगा ना? बताता हूँ। और दूसरी बात, अब आप ये कह रहे हैं कि साहब वो 5 साल में हम देंगे, उसका हिसाब किताब तो कोई भी कोर्स, कोई भी डिग्री होती है 3 साल की, 4 साल की, तो अक्सर कर जो है उसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर वाइज, ईयरली वाइज। तो क्वार्टरली एग्जाम जो हो रहा है, जो दिल्ली में हो चुका पहले या जो अब होने जा रहा है, तो उस एग्जाम में चाह रही आपने और बात की, जनता देख रही है, जनता देख रही है। और वाजपेयी जी, जनता आपको दिखा भी रही है। कल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, सिर्फ अगर 1984 में दंगा पीड़ितों को सही न्याय मिलता उनके साथ, तो या 2002 में जो गुजरात में हुआ उनको अगर सही न्याय मिलता उनके पीड़ितों को, तो आज दादरी और ये सुनपेड़ ये सब नहीं होते। तो आपने भी कहीं दोनों पार्टियों ने, चाहे यूपी हो या एनडीए ने, सही न्याय नहीं किया, लोगों को सही न्याय नहीं मिला। आम आदमी पार्टी बता रही है लोगों के साथ बिहार में हो। मैं जवाब दे रहा हूं। पहला सवाल इन्होंने पूछा था कि हार गई तो रेफरेंडम मानेंगे आप? देखिए, मैं कोई अरविंद केजरीवाल की तरह भविष्य वक्ता नहीं हूं जो पहले कह दूंगा नीतीश कुमार जी जीत गए। जब हमारी जैसी परिस्थिति होगी, अगर हम जीतेंगे वो टीम की जीत होगी, अगर हारेंगे वो टीम की हार होगी। मेरे नीतीश केजरीवाल की तरह कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। अब की बार मोदी सरकार की, अब की बार बीजेपी सरकार, आप बताएं ना। अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार, और मोदी जी के जो नेतृत्व है उसके कारण सरकार। चलिए फिलहाल एक और बात पूछी थी इन्होंने, दूसरी एक और 5 साल में जो आप हिसाब देंगे, त्रैमासिक होता है, ईयरली सेमेस्टर वाइज होता है। आप दिल्ली, आप संविधान को बदल के तो चाहते हैं कि दिल्ली का संविधान आपके अनुसार लिखा जाए। वहां पे आप 6-6 महीने में अपने टेस्ट दे दीजिए और जनता को बता दीजिए 6 महीने में आपने क्या करा, कौन सा सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, कौन सी बस में आपने गार्ड खड़ा कर दिया, जरा ये बता दें। चलिए बिहार पे मैं दुबे जी चाहती कोई प्रश्न आप बिहार पे करें। मैं बिहार पे ही कर रहा हूँ, मैं हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। हमने 3 क्वेश्चन उठाया था कि शुरू बात की गई थी बिहार में चुनाव विकास पे लड़ेंगे, फिर हो गई जातीय समीकरण आ गया, आरक्षण आ गया, जातीय समीकरण हो गया, फिर धार्मिक भावनाएं आ गई। क्या ये जो विकास से चल के, आरक्षण से चल के हम लोग विकास पे आए और विकास से फिर धार्मिक भावनाओं पे आ गए, क्या राजनीति ये सही दिशा में जा रही है? क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं है? क्या इस पे जिम्मेवारी नहीं है? ये लोग सत्ता को पाने के लिए कट्टर पंथ का रास्ता कब छोड़ेंगे? क्या यही रास्ता इनका मुख्य रास्ता है? क्या इसके बाद विकास की बात करते हैं? मैं फाइनल प्रतिक्रिया पर आना, ये बहुत खतरनाक रास्ता है, ये बहुत खतरनाक रास्ता है। ये एक लाइन में जवाब वाजपेयी जी। देखिए, जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो विकास भी होगा।
इन्होंने 3 मुद्दे तो गिना दिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा खा गए क्योंकि हम भ्रष्टाचार में खुद फंसे हुए हैं। इसलिए जब भ्रष्टाचार नहीं होगा कौन सी भ्रष्टाचार है? आप खोल के दिखाओ, कौन सी भ्रष्टाचार है? कौन सी भ्रष्टाचार? आपके यहाँ तक काला धन लाने की बात की 10,000 करोड़ चला गया, उसको तो भ्रष्टाचार का निकाला नहीं आपने। कौन सी भ्रष्टाचार? थोड़ा सा जल्दी मैं तो जवाब दे दिया। आपके सारे राज्य भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। चलिए पुष्परंजन जी, ये देखा है आपने, मुद्दे वाकई यहाँ पर भी भटक गए हैं और बिहार में भी भटक रहे हैं, स्टूडियो में भी भटक रहे हैं और बिहार में ही भटक रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मुद्दा आज का ये था, विषय हमारा ये था कि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो इस तरह की बातचीत में जो है वो भटक जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप में भटक जाते हैं। बहरहाल फाइनल प्रतिक्रिया आपकी इन चलते इन तमाम मुद्दों। एक बार अखबार में हम लोगों ने अपने लेखकों से मांगा था कि भाई दिवाली पे लेख चाहिए, तो उन्होंने होली पे लेख बहुत सारा दे दिया था। तो आज वैसा ही हो रहा है, स्क्रीन पे आप बार बार दिखा रही हैं बदजुबानी की बात। तो कम से कम बिहार के चुनाव में जितना ये पैरामीटर बिगड़ गया, बदजुबानी का पैरामीटर, क्या आगे भी जो बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, क्या हम उसी गर्त में और गिरते चले जाएंगे? ये प्रश्न है मेरा। उस पर कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं जो सवाल मुझसे पूछे गए मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कोई माहौल नहीं बिगाड़ा। गीतांजलि जी, कौन सी ऐसी एजेंसी इस देश की होगी? चुनाव आयोग फ्लॉप कर चुका है इसमें, तो कौन सी ऐसी एजेंसी होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट होगा जो कौन होगा जो इनका काबू करे कि ये मेरा प्रश्न। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। चलिए संदीप जी, बिहार के बारे में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इलेक्शन जो शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता बनाम विकास का मुद्दा था, लेकिन कंडीशन ये बनी कि बदजुबानी शुरू हुई और आज पूरा बदजुबानी पे केंद्रित हो गया है। लेकिन अगर आप इसको लंबे तौर पे देखें तो इसका लॉस कहीं ना कहीं लालू को या नीतीश को नहीं होने वाला, क्योंकि वो केवल बिहार तक सिमटे हुए हैं। लेकिन अगर बीजेपी के ऊपर ये बदजुबानी हावी हुई तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरे नेशनल लेवल पे जो वोटर है, जो आगे आने वाले चुनाव है, उस पर प्रभाव डालेगा। इसलिए बीजेपी को इस समय बहुत जरूरी है कि अपने नेताओं के ऊपर कंट्रोल करे, संयम बरते और अपने मुद्दे पे वापस विकास के मुद्दे पे, जैसे लोकसभा इलेक्शन लड़े थे उसी मुद्दे पे वापस। चलिए संजीव जी, देखिए अभी इन्होंने दिल्ली के चुनाव से कुछ सीखा नहीं, तो शायद मैं समझता हूं अब ये सीखे। अब तो पूरा चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है और मैं जहां तक अंदाजा जो लग रहा है ये डबल डिजिट में अगर बिहार के चुनावों में ले आवे तो शायद ये इनका अपना करिश्मा होगा। जो जिस प्रकार की बदजुबानी कर रहे हैं, ये डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचेंगे आप बिहार में। तो 140 सीटें है ना, वहां पर 42 सीटें आप अगर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के अंदर ना एक नई तरह की वो हो गई है, जो लोग राजनीति छोड़ के आप मंदिर में बैठ जाए, आप वहां पर अगर डबल डिजिट में आइए, हम यहीं पर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। बाद आपका अहम टूटेगा। अभी तो आप अहम में चल रहे हैं ना पूरे देश में, आप अहम में चल रहे हैं। नीतीश जी के साथ में है तो जादू मंत्र का असर थोड़ा बहुत तो आएगा ही। मेरे पास वक्त चुके खत्म हो गया। मैं दारूवाला जी के साथ में था, वो बताए तो उड़ेगा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर भी मुद्दे भटक गए हैं, विषय भटक गया, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी तरह से चलते हुए ये राजनेता अपनी मंजिल पाएंगे और बिहार की जनता इनकी इन बदजुबानी को कैसे लेगी? ये एक बड़ा प्रश्न जरूर है। न्यूज़ लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।